IVM। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी ने अपना पहला इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि जो 5 पर्चे क्रिकेट के मैदान पर भरे गए थे, उन पर्चों में किस ने कितना नंबर हासिल किया। मसलन कोच ने अपनी रणनीति पर कितना नंबर हासिल किया, कप्तान रोहित शर्मा ने जो रणनीति को अमली जामा मैदान पर पहनाया उस पर उनको कितने नंबर मिले, और साथ ही जो बैटिंग ऑर्डर चेंजेस किए गए टीम मैनेजमेंट की तरफ से उसको कितने नंबर मिले हैं, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की भारतीय सरजमी पर आप अपने स्पिनर्स को किस तरह से यूज करते हैं और अपने स्पिनर्स का विश्वास एज अ कैप्टन कैसे जीते हैं, उसमें कितना नंबर मिला। तमाम फैंस से जो बातचीत की हमने, उसमें अलग तरीके की राय थी, और अब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की नई जोड़ी ने ये पहला इम्तिहान कितने नंबरों से पास किया, और भविष्य में क्या उनसे हम मास्टर डिग्री की उम्मीद करें, यानी वर्ल्ड कप की उम्मीद करें। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और दो खास मेहमान हमारे साथ। निखिल चोपड़ा क्रिकेटर कमेंटेटर हैं अभी, और लगातार हर सीरीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी दिल्ली टीम के हेड कोच और साथ ही विराट के हेड कोच हैं, उनसे भी तमाम तरीके के सवाल होंगे। निखिल भाई, पहला सवाल तो आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम चल रहा था उसमें फ्लाइंग स्क्वाड का काम आप कर रहे थे, क्योंकि यूपी में अगर आप एग्जाम दे तो फ्लाइंग स्क्वाड बहुत आते हैं, यानी कि छापा मारने के लिए कि कोई नकल तो नहीं मार रहा। अब क्रिकेट के मैदान पे नकल तो मार नहीं सकते, अकल लगानी पड़ती है आपको, और जो अकल लगाई गई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की तरफ से, उसमें शुरुआत में अगर पहले हम रणनीति पे ही आ जाए, रणनीति को कितने नंबर आप देंगे 10 में से? राजीव भाई देखिए, जब एक श्रृंखला में 3-0 से आप क्लीन स्वीप करते हैं तो आप 10 के 10 ही नंबर देंगे। जिस तरीके से जो टीम खिलाई और जिस सोच के साथ खिलाई, जो बॉलिंग चेंजेस रहे, तो मेरे हिसाब से तो 10 में से 10। और आप एक खिलाड़ी को खोज रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर में आपके मुकाबले खत्म करे। वेंकटेश अय्यर जहां पे उनको मौका दिया, जैसी चीजें कंफर्टेबल हुई, उनको आप थोड़ा सा गेम टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब भविष्य की तरफ दृष्टिकोण लेके आपने अच्छी सोच के साथ ये श्रृंखला खेली, मैं तो मानता हूं। और तीसरे मुकाबले में भी टॉस जीत के आपने पहले बल्लेबाजी की। जितनी ओस चल रही थी, आप चाहते थे कि गेंदबाज थोड़ी गीली गेंद से गेंदबाजी करें। आगे शो में चर्चा करेंगे कि स्पिनर्स का उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरे लिए तो पूरे नंबर। राजकुमार सर, आप कितने नंबर देंगे? जो रणनीति बनाई गई इस सीरीज से ठीक पहले एक नए टेम्पलेट की बात की गई, क्या उस टेम्पलेट पे पूरी तरह खरी उतरती भारतीय टीम नजर आई है, या आपको लग रहा है बहुत ओपोनेंट वीक परफॉर्म कर रहा था इसलिए अभी एसेस करना थोड़ा जल्दबाजी है? राजीव, बहुत शानदार तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई, उसका इम्प्लीमेंट भी हुई। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत वीक अपोनेंट था, बहुत थकी हुई न्यूजीलैंड की टीम थी। थकी हुई से मेरा मतलब है टायर्ड थे वो। दिल्ली वाला थकी हुई ना समझ ले लोग। दिल्ली वाला थका इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि वो काफी टायर्ड थे। अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आ रहे थे और तीसरे दिन उनको मैच खेलना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं विलियमसन भी ने भी इसीलिए रेस्ट लिया, और उनकी कमी न्यूजीलैंड को बहुत आखरी है। तो लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सोच थी देखने को मिली राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की तरफ से। तो ये एक अच्छे संकेत है फ्यूचर के लिए। अभी लेकिन कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये वही टीम है जो पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली खेलती आ रही है। इक्का दुक्का आप चेंजेस देख लें तो अभी ये देखना होगा कि ये नई टीम क्या किस तरह अपनी नई टीम बनाना चाहती है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा किस तरह की टेम्पलेट लाना चाहते हैं T20 क्रिकेट में। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत जोर दिया है रोहित शर्मा ने कि T20 में टेम्पलेट चेंज होगा। तो अभी ये देखना शेष है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उनकी, किस तरह के प्लेयर वो इस टीम में इंक्लूड करना चाहेंगे, और किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहेंगे आने वाले मैचेस में। निखिल भाई, कल हमने कुछ फैंस से बात की थी, लगभग 17,000 फैंस का एक हमने पूल किया था, और उसमें राहुल द्रविड़ को 10 में से रोहित शर्मा को 10 में से सिर्फ 8 अंक मिले हैं कप्तानी के लिए, यानी 2 अंक कट गए उनके। जैसे कि आपने 100% मार्क्स दिए रणनीति को, क्या आप भी 2 अंक काटेंगे बतौर कप्तान? कुछ आपको लगा कि अभी भी मिस्टेक्स हैं जो पूरी हो सकती हैं, आपको लग रहा है 10 में 10 मिलना चाहिए?
राजीव भाई देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, पर मैं नंबर नहीं जी काटूंगा। आप हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं बतौर कप्तान, बट आखिरी मुकाबले में, खास तौर में ईडन गार्डन्स में, जहां पे मुकाबला स्टार्ट होने से पहले ओस थी, ये सोच कि आप टॉस जीत के चाहते तो फिर से चेस कर सकते थे आसानी से, आप जी बल्लेबाजी करते और कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। पर जानबूझ के एक सोच के साथ कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, बॉलर्स को थोड़ी सी वो जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उनके लिए कठिनाई पैदा करना कि गीले बॉल से कैसे आप गेंदबाजी करेंगे। और उसके बाद मजे की बात, अगर आप मैच को करीब से देखते तो 11वें ओवर तक 6 ओवर स्पिन के उन्होंने करा दिए थे। उसकी जी सोच ये थी, एक तो कि आप शुरुआत में न्यूजीलैंड के बैट्समैन को तेज गति नहीं देना चाहते, और दूसरी चीज, आप स्पिनर के ओवर जल्द से जल्द निकालने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि सूखे बॉल से उनसे आप गेंदबाजी करा लेंगे तो वो और थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जिस तरीके से अक्षर पटेल का गेंद घूम रहा था, उन्होंने आके गेंदबाजी की। तो मेरे लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप गेम को किस तरीके से चलाने को देख रहे हैं। जब गेंद और थोड़ा पुराना होता, गीला होता, तो आप कहते कि फास्ट बॉलर्स को क्रॉस सीम से डाल लेते या अपनी अपनी कोई रणनीति बनाते, पर स्पिनर्स को किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, ये मेरे लिए बहुत एक अहम चीज थी उस मुकाबले में। राजकुमार सर, 8 अंक मिले हैं कप्तानी को अभी, क्योंकि ऑफिशियली कप्तानी तो उन्होंने पहली बार शुरू की है। इससे पहले निदास ट्रॉफी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में की है रोहित ने कप्तानी, बट ऑफिशियली कप्तान बनने के बाद किस तरह से आप देखते हैं उनकी कप्तानी को? थोड़े लैप्सेस आपको नजर आ रहे हैं? आप भी निखिल भाई की तरह थोड़ा लीनियंट होंगे, हार्ड टास्क मास्टर नहीं बनेंगे और नंबर्स आप उनको देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं टॉस के लिए उनको 10 में से 10 नंबर दूंगा कि उन्होंने तीनों टॉस जीते हैं, जो कि जी जहाँ पर विराट बहुत लैग करते थे, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी विराट के साथ कि वो टॉस काफी हारते थे। और मेरा मानना है राजीव की बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि उनको 10 में से 10 नंबर दिए जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी एक एस्टेब्लिश टीम थी, जब आप एक अच्छे अपोजिशन से आप बाहर की कंडीशंस में खेलेंगे और अपोजिशन वहां पर अच्छा होगा, तब आपकी स्ट्रेटेजी, तब आपकी पॉलिसी जो आप बनाएंगे वो तब देखने को मिलेंगी कि क्या होता है। क्योंकि भारत को भारत में हराना किसी भी फॉर्मेट में किसी भी वर्ल्ड की टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये सभी जानते हैं, भले ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगा कि उन्होंने अच्छी कप्तानी की, लेकिन हाँ, 10 में से 10 नंबर मिलने में अभी गुंजाइश है। निखिल भाई राजीव कुछ भाई, कहना चाह रहे थे जी? हाँ मैं यही कहना चाह रहा था। मैं फैन से यही दरख्वास्त करूंगा और मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप रोहित को विराट के साथ आप कंपेयर ना करें। वो तुलना सही करेक्ट। नहीं रहेगी, क्योंकि जी विराट का एक अपना अंदाज था कप्तानी करने का, महेंद्र सिंह धोनी का अपना अंदाज था, सौरव गांगुली का एक अपना अंदाज था। विराट ने जाके विदेश में टेस्ट मैचेस जिस तरीके से जीते, ऑस्ट्रेलिया में मुकाबले जीते उन्होंने, इंग्लैंड में उन्होंने मुकाबले जीते, तो हर एक कप्तानी की एक अलग अनोखी चीज रहती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप उनको कंपेयर ना करें। रोहित का एक अलग अंदाज है कप्तानी करने का, विराट ने एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से टीम चलाई है। तो अब देखना है कि कौन से कप्तान के एक तरीके जो आप अपनाते हैं वो कितनी असरदार रहती है। पर मेरी यही गुजारिश है कि वो कंपेयर ना करें, खास तौर से जब दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में खेल रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निखिल भाई राजकुमार सर ने कही कि टॉस में 10 में से 10 देंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जितने भी दुनिया के बड़े कप्तान बने, क्या किस्मत साथ में होना बहुत जरूरी है क्या आपका? जिस तरह राजकुमार सर ने इनडायरेक्टली कह दिया कि टॉस रोहित जीत रहे इसलिए 10 में 10 देंगे। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो गुरुजी को पकड़ लेंगे। ये जी नेट में उनको बैटिंग कराते रह गए, सिक्का उछलवाया ही नहीं उन्होंने। नहीं, बट ऑन अ सीरियस बिल्कुल। नोट देखिए, सिक्का जब उछलता है वो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं रहती, और तभी मजे की बात यह है कि आप एक टीम बनाते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। अगर सिक्का आपके पक्ष में गिरे तो आप क्या करना चाहेंगे, अगर नहीं भी गिरता तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है, उसी के लिए आप टीम की तैयारी भी करते हैं। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं रहती। जी राजकुमार सर, अब क्योंकि एक कप्तान एक बल्लेबाज के तौर पे भी टीम में खेलता है, अब पहले ही ऑफिशियल कप्तानी में वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। यानी कि वो जो फियरलेस क्रिकेट की बात हो रही थी, T20 फॉर्मेट में एक नए टेम्पलेट की बात हो रही थी, झंडा उठा के खुद रोहित ही चले इस सीरीज में। ये तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कप्तानी वाली पारियां खेली है उन्होंने और फियरलेस क्रिकेट खेला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ मैं कहूंगा कि जो काम विराट करते थे कि अपनी कप्तानी में जिम्मेदारी लेते थे, वही उसी तरह का परिचय अब रोहित ने भी दिया है अपनी कप्तानी में, कि अगर वो कप्तान है तो और ज्यादा जिम्मेदार हैं और बेहतर तरीके से, और ज्यादा समझदारी से और सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कप्तान के लिए, और इससे कप्तान की इज्जत बहुत बढ़ती है राजीव। जब वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं कि जब वो खुद रन बनाता है या खुद परफॉर्म कर रहा होता है कप्तान, तो वो किसी भी सीनियर प्लेयर को भी कुछ कह सकता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उनके रन नहीं बन रहे होते या कप्तान बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कभी कभी वो कहने से थोड़ा रुकते हैं कि खुद तो उनके रन बन नहीं रहे हैं, वो दूसरों को क्या बोले। तो ये एक अच्छी बात है कि रोहित शानदार फॉर्म में है और अच्छी जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निखिल भाई, आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा कहा जाता है कि जब आप पे दबाव आता है, आप पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आती है, तो उसका इफेक्ट बल्लेबाजी पे आता है। हमने इनिशियली देखा था विराट की बल्लेबाजी पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, बल्कि वो दुगने रफ्तार से रन बनाने लगे थे और टीम की जीत में बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहता था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली जो ऑफिशियली कप्तानी करी न्यूजीलैंड ने, सिंगल हैंडेडली उन्होंने तीनों मैच में बहुत ही धमाकेदार आगाज दिया और टीम जीती। क्या ये मुंबई इंडियंस की कप्तानी बहुत साल की है, उसका असर है कि कोई फर्क उन पे नहीं पड़ा, या उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा कहते नहीं, बहुत ही हल्के अप्रोच के साथ वो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेते नहीं है? ये एक उनका नेचर है जो काम आ रहा है उनकी बल्लेबाजी में। राजीव भाई देखिए, जिस तरीके के वो बैट्समैन है और अपने देश के लिए कप्तानी करना एक बहुत बड़ा ओहदा रहता है, और उसमें आपको मजा आ रहा हो तो वो उसको आप फिर दबाव की तरह नहीं लेते। आपने जो कहा था कि मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने जितने साल कप्तानी की है वो रोल उनको पसंद आता है, और उसी रोल को वो चलते इस रोल के वो आदी हो चुके हैं और उनको मजा आता है टीम को लीड करना। वो बतौर एक लीडर आगे चलते हैं, किस तरीके से यंगस्टर्स को मदद करनी है, किस तरीके से आप गेम चलाने को देखते हैं, ये सब चीजें करने में उनको मजा आता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के कुछ साल और क्रिकेट के बढ़ गए जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी बतौर कप्तानी करते हुए। मुझे लग रहा है कि अब उनको खेलने में ना मजा आ रहा है, अब वो बोर नहीं हो रहे बैटिंग करने में, क्योंकि इतना बड़े निखिल भाई, एक चीज तो आपने भी वॉच की होगी, कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीजें ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि गुस्सा उनको आने लगा है। अब मैदान पे हम देख रहे थे, वो झुंझलाहट नजर आती है, वो एक्सप्रेशन नजर आता है जो इससे पहले वो नहीं था। तो ये एक बड़ी चीज है जो ये चेंज आया है पहली सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में। रजत, मैं जब मानता हूं ना कि एक कप्तान को गुस्सा क्यों आता है, दो चीजें। एक तो जो टीम में डिस्कशन हुई होगी, टीम मीटिंग में डिस्कशन हुई होगी, उस चीज को वो गेंदबाज वो अमल नहीं कर रहा होगा। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं वो पता चलता है कि एक कप्तान को अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही या जो एग्जीक्यूशन प्लान का नहीं हो रहा, तो उनको दर्द हो रहा है। यानी कि जो मुकाबले में चल रहा है, जो चीजें हो रही हैं, जो घट रहा है, वो उनके हिसाब से नहीं हो रही, तो उनको दर्द हो रहा, उनको इफेक्ट होता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। जिस तरीके से आप, अब मैं तुलना नहीं करूंगा, पहले के भी जो कप्तान थे उनके खिलाफ जब चीजें जाती थी, टीम में कुछ चीजें रहती थी, बॉलिंग सही नहीं होती थे, तो वो निराशा सबके झलकता है। ये ह्यूमन नेचर है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप घंटा डेढ़ घंटे की आप टीम मीटिंग करते हैं कि ये प्लान इस खिलाड़ी के साथ ये करेंगे, ये आपने 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे रखे हैं और आप ऑन साइड पे चौके खा रहे हैं, तो ये लगता है कि या तो कप्तान को नहीं पता वो क्या कर रहा है, या बॉलर वो नहीं कर पा रहा जो उसको करने के लिए बोला गया या जो वो खुद करना चाहता है। तो वहां पे वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है और ये निराशा झलकेगी। मेरे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चीजें उनको इफेक्ट हो रही है और वो वाकई मानते हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो शोज की लीडरशिप क्वालिटी भी क्या है। लेकिन जब विराट इस तरह से एक्सप्रेशन देते थे राजकुमार जी, तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। अब यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव तरीके से निखिल भाई रोहित शर्मा की झल्लाहट और झुंझलाहट को ले रहे हैं। मैंने कभी विराट को इस तरीके से कभी भी मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। बात खिलाफ बोलने की नहीं हो रही, बात ये कि मोर देन 60-70% लोग विराट कोहली की उस झुंझलाहट को, उस गुस्से को उनके एरोगेंस से जोड़ते थे। अब रोहित शर्मा का बॉडी लैंग्वेज क्योंकि ऐसा है कि वो बहुत लेथार्जिक एक तरह से अप्रोच है उनका, तो उनका झुंझलाहट, उनके गुस्सा एकदम नया चीज दिख रहा है लोगों को। ये मानते हैं राजकुमार जी आप? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, काफी हद तक ये बात सच है
कि विराट पहले पब्लिकली बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते थे, फिर उनको इतना ज्यादा बोला गया कि वो बहुत एरोगेंट है, बहुत एग्रेसिव है, तो लेकिन फिर भी एक्सप्रेशंस तो फेस पर आते ही है। लेकिन बाद में काफी कुछ सीखा विराट ने महेंद्र सिंह धोनी से, कि किस तरह आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एटलीस्ट ग्राउंड में इमोशंस को कंट्रोल करना है। आप वापस आइए टीम मीटिंग में, आप फायर कीजिए अपने बॉलर को या अपने फील्डर को कि आपने ऐसा कैच क्यों छोड़ा, लेकिन हाँ पब्लिकली आप या ग्राउंड पे आप ऐसे इमोशंस नहीं दिखाएं कि आपने क्या कर दिया, जैसा कि शायद इस सीरीज में देखने को मिला जब चहल ने कैच छोड़ा, वो उसके दीपक चाहर जब उल्टा भाग रहे थे और उधर से चहल नहीं आए, तो रोहित का वो एक्सप्रेशन वो बट नेचुरल था। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में रोहित को उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना होगा। चलिए, तो इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे जो तमाम व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन भी लेंगे, और साथ ही 2 डिपार्टमेंट और बचे हैं, यानी बैटिंग ऑर्डर जो बनाया रोहित शर्मा ने, उस पर कितने नंबर, और स्पिनर्स के यूज पर, क्योंकि जब आप भारत में खेल रहे हो, एशियन कंडीशन में खेल रहे हो, तो स्पिनर्स का रोल बड़ा होता है और आप कैसे यूज करते हैं, और एक कप्तान अपने स्पिनर का विश्वास कैसे जीतता है, इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रोहित और राहुल की जोड़ी पर हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ पर बना रहे हैं, उस पर आगे सवाल है। लेकिन उससे पहले एक सवाल राजकुमार जी आपके लिए आया है, हर्ष जैन का। उनका पूछना है कि राजकुमार सर, विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, 8 ऐसे प्लेयर हैं जैसे शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, जो परफॉर्म करके साउथ अफ्रीका टीम के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। क्या ये खिलाड़ी खेलेंगे? नंबर 1 सवाल। और नहीं खेलते तो फिर उनको कंसिडर किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, शिखर का तो मुझे फोन आ गया है कि मैं कीन हूँ खेलने के लिए, और वो बिल्कुल खेलेगा। बाकी स्टेट्स के प्लेयर्स का मुझे आइडिया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शिखर हमारे लिए खेल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है दिल्ली के लिए कि शिखर अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करें और अपनी जगह पक्की करें साउथ अफ्रीका टूर के लिए। और मेरा मानना है राजीव कि अगर कोई प्लेयर फिट है और वो नहीं खेलता तो उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। जरूरी है कि वो विजय हजारे खेले, वहां पे परफॉर्म करे, उससे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, जो बाकी क्रिकेटर्स हैं, उनको बहुत फायदा होता है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बीसीसीआई शुड मेक श्योर कि ये प्लेयर जो भी फिट है वो जरूर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, जिससे इस टूर्नामेंट को भी बहुत फायदा होता है और यंगस्टर्स को बहुत इसका लाभ होता है। एक सवाल और है निखिल भाई आपके लिए कि राहुल द्रविड़ का आने वाले समय में हम क्या स्टैम्प देखेंगे इंडियन टीम के सिलेक्शन में और इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में? और जो 5 बॉलर खिलाने की थ्योरी अक्सर हम बात करते हैं, वो राहुल द्रविड़ करके दिखाते हैं। क्या ये राहुल द्रविड़ की छवि नजर आएगी आने वाले टाइम में? मेरे ख्याल में काफी समय से 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। कसाट साहब का शुक्रिया वो सवाल के लिए, पर काफी समय से वो 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं वो और जिम्मेदारी ले, जो एक स्टार्ट मिलता है एक बैट्समैन को, वो बड़े स्कोर में तब्दील करे, तभी आप 5-6 बैट्समैन खिलाते हैं। और ये मुझे चलता है ये चलता रहेगा आने वाले समय में भी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में देखना होगा किस किस्म की विकेट्स है वहां पे, क्या आप 4 गेंदबाज से आप वही असरदार गेम खेल सकते हैं? क्योंकि बैटिंग करना मुश्किल होगी, तो आप बैटिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा सा मजबूत करना चाहेंगे, और विकेट्स आप वहां पे ले सकते हैं बतौर तेज गेंदबाज। तो 3 तेज गेंदबाज, एक स्पिनर के साथ भी आप मुकाबले में उतर सकते हैं। पर ये आने वाले समय में देखिएगा। अच्छी बात क्या है कि राहुल द्रविड़ के आने से राजीव भाई और राजू भाई की भी राय जानना चाहूंगा कि इतने सालों से वो ये यंगस्टर्स को वो तैयार करते रहे। इंडिया ए अंडर 19 से कौन से खिलाड़ी में क्या कमी है या क्या गुंजाइश है, कहाँ पे वो थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं, किस रोल में क्या खिलाड़ी वो कहाँ फिट हो सकता है, ये सब चीजें तैयार करते आ रहे हैं राहुल द्रविड़। तो उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सब खिलाड़ी उन्हीं के थ्रू निकले हैं। तो ये एक अच्छी सोच रही है। चलिए वापस उस रिपोर्ट कार्ड पे आ जाते हैं। उसके बाद सवाल कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके भी हैं, कुछ सिलेक्शन को लेके हैं, उस पे करेंगे। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में से 2 चीजें अभी रह गई हैं। राजकुमार सर, क्योंकि आप दोनों ही स्पिनर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, एक कप्तान का
है जब स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हो या स्पिनर्स पे आप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हो। खासतौर से इस सीरीज में हमने देखा अश्विन का एक नया अवतार हमने देखा, और रोहित शर्मा ने जब सीरीज खत्म हुई तो कहा भी कि वो इंडियन बॉलिंग के बैकबोन है, आप चाहे किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें। क्या ये भरोसा देना एक स्पिनर के लिए बहुत जरूरी था, और कितने संतुष्ट हैं आप? जो हमने फैन से वोटिंग कराई उसमें 9 अंक मिले हैं, सबसे ज्यादा अंक मिले हैं जिस तरह से स्पिनर्स का यूज किया रोहित शर्मा ने। ये बहुत अच्छी बात है राजीव की कप्तान जब आपको कॉन्फिडेंस देता है या कप्तान आपकी तारीफ करता है एज ए बॉलर, तो आप को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे कैप्टन को मेरे ऊपर भरोसा है, तो मैं बहुत सारी नई चीजें भी ट्राई कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस एक बॉलर के लिए बहुत जरूरी होता है मैच में, स्पेशली T20 क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर कभी भी मार पड़ती है। तो और अगर आपके कप्तान को भरोसा नहीं है तो एक ओवर के बाद ही आपको हटा दिया जाता है और फिर वापस लाया भी नहीं जाता। तो अच्छी बात है कि रोहित कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने बॉलर्स पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स भी है और एडवांटेज है गेंदबाजों को। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका में हम जाएंगे तो वहां पे क्या हम अपने स्पिनर्स को बैक कर पाएंगे, जहां पर कि बहुत स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स नहीं होंगी। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा अभी बहुत जल्दबाजी है। मैं इसी लिए बार बार कह रहा हूँ इस सीरीज को इतना ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए, क्योंकि बहुत शुरुआती है अभी वो चीजें हैं। राहुल द्रविड़ के लिए भी ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक साल में 3 एग्जाम होते हैं। आप क्वार्टरली एग्जाम देते हैं, हाफ ईयरली, देन फिर आता है आपका एनुअल एग्जाम। तो अभी तो क्वार्टरली एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, यानी कि पहली सीरीज है। क्वार्टरली एग्जाम में पूरे नंबरों से पास हुए हैं राजीव, उसमें कोई शक नहीं है। जो कप्तान भी और राहुल द्रविड़ भी। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरा मानना है कि जब आपका स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है तो एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है। आप पहली सीरीज इतना कन्विंसिंगली जीते ना, तो आपको वो अथॉरिटी में मजा आने लगता है, और वो जरूरत भी होती है कप्तान और कोच के लिए। देखिए भाई, क्वार्टरली एग्जाम की बात हो रही है, उसी हिसाब से आप स्पिनर्स को जिस तरह से हैंडल किया, क्योंकि आप अच्छे कप्तानों के अंडर में खेले, आप अजहर भाई के अंडर में, दादा के अंडर में आप खेले। कप्तान किस तरह से अपने स्पिनर को कॉन्फिडेंस देता है, ये बहुत जरूरी होता है उससे अच्छा निकलवाने के लिए। क्या राहुल द्रविड़ ये करने में कामयाब रहे अपने स्पिनर्स के साथ? बहुत जरूरी रहता जी, मेरे को लगता है राजीव भाई। और एक रणनीति के साथ उन्होंने अपने स्पिनर से गेंदबाजी कराई। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने कहीं सुना भी था कि राहुल द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन को बोला कि आप ऑफ स्पिन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपकी जो स्टॉक डिलीवरी है वो ज्यादा डालने को देखिए, और आप वेरिएशन की तरह अपनी कैरम गेंद और जो अलग अलग प्रकार की गेंद आप डालते हैं उस पे आप ध्यान दीजिए। लेकिन आपकी जो ताकत है वो ऑफ स्पिन है, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तब वो बाकी गेंदें भी असरदार रहेंगी। तो ये एक बतौर कोच का कहना भी बड़ा फर्क डालता है। और जिस तरीके से उन्होंने भी कहा होगा, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, कॉन्फिडेंस फूका होगा कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत की वजह से आपने इतनी सारी विकेट्स निकाली है, आप सफेद बॉल की क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, तो आप इसी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। बड़ा फर्क रहता है कि आप किस तरीके से कोच कप्तान आपसे बात करता है। कॉन्फिडेंस, आपको कहानी सुनाता हूँ। सौरव गांगुली कप्तान थे जब हम लोग DMC कप कनाडा का आखिरी मुकाबला खेल रहे थे, भारत और वेस्ट इंडीज का वो मुकाबला था और आखिरी मुकाबला था। तो उससे पहले मेरे को चोट लग गई थी, तो दादा ने आके कहा नहीं यार, तूने आके बॉलिंग करनी है, तू बॉलिंग करके चाहे बाहर चला जाइए, तू मेरी टीम का ना मेन स्पिनर है, तो हम तेरे को वापस बाहर भेज देंगे, लेकिन तू 10 ओवर डाल दे, मेरे को 3 ओवर शुरुआत में डाल दे और बीच में डाल के फिर तू चला जाइए बाहर। तो इससे पता चलता है कि आप अपनी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर कप्तान आपको ऐसे आके बात करता है तो बड़ा फर्क रहता है। वो कॉन्फिडेंस देना आना जरूरी है। और एक लीडर की सबसे अच्छी पहचान भी यही रहती है कि वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स किस तरीके से करता है। किसी के कंधे पे हाथ रखना है, किसी को थोड़ा सा डराना है, किसी को आईना दिखाना है, तो ये चीजें भी बतौर लीडर आनी चाहिए। और जो मैं मानता हूँ ये रोहित और राहुल द्रविड़, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। जी, एक सवाल आ गया है सर आपके लिए, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का फाइनल के लिए, और आप देख रहे थे क्योंकि कोटला पे। सर आपके लिए सवाल है कि जो मुश्ताक अली का फाइनल खत्म हुआ, जिसमें तमिलनाडु के लिए बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर दी शाहरुख खान ने अपने नाम के हिसाब से, और कैसे पूछ रहे हैं, उनका ये सवाल है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए कौन था इस पूरे सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में? जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस विद मनोहर, एक कर्नाटका के प्लेयर हैं। बहुत शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। जितना मैं देख रहा था इधर तमिलनाडु के लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, साई किशोर। साई किशोर
बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। दिल्ली से भी हमारा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है शिवांग वशिष्ठ, उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स थे इस सैयद मुश्ताक अली से। और जिस तरह शाहरुख खान ने जो लास्ट बॉल पे छक्का मारा वो बहुत ही लाजवाब है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ है और इसकी परफॉर्मेंस को काउंट किया जाना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सेलेक्टर्स इसको काउंट करें, खाली आईपीएल से की परफॉर्मेंस से ही ना T20 की टीम बने। चलिए, तो ये राजकुमार सर का संदेश मुझे लग रहा है सेलेक्टर्स तक भी पहुंचेगा। इसी नोट पर एक और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और भी तमाम सवाल है जिनके जवाब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की रिपोर्ट कार्ड पे बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि 3 एग्जाम हम सब देते आए, यानी क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली और एनुअल। तो एनुअल तो होगा वर्ल्ड कप में जब हम फाइनली देखेंगे, क्वार्टरली और इसके बाद 6 मंथली एग्जाम पर भी ऐसी रिपोर्ट कार्ड हम लेके आएंगे खेल नीति पर। निखिल भाई, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स की हमने चर्चा कर ली, बैटिंग ऑर्डर एक और सब्जेक्ट है जो हमेशा से विराट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अब रोहित शर्मा ने जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर खिलाया, कल मैं कई लोगों से बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए, सूर्य कुमार यादव को ज्यादा परसिस्ट किया गया। ये कप्तान की अपनी चॉइस होती है, आपको लग रहा है टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि आप बैटिंग ऑर्डर में किसको खिलाएंगे? नहीं राजीव भाई, देखिए कप्तान की भी राय रहती है और साथ में वो सपोर्ट स्टाफ राहुल द्रविड़ से जरूर बातचीत करके उन्होंने ये बैटिंग ऑर्डर रखा है। सूर्य कुमार यादव मेरे को लगता है कि वो 3 नंबर के खिलाड़ी हैं, उनको आप जितना नीचे डालेंगे तो वो आप उनको उनकी ताकत से आप दूर ले जाते हुए, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को पहले खेलना चाहते हैं, स्पिनर को वो सामने मारने को देखते हैं। वो ऐसे पावर हिटर नहीं है कि फास्ट बॉलर को सामने छक्के मार देंगे। तो उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है कि इनिंग्स की शुरुआत में आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके फिर वो स्ट्राइक रेट पे आगे ले जाएं। श्रेयस अय्यर दूसरी तरफ जो आपकी टीम में ऑलरेडी एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है, उनके लिए वो दिक्कत नहीं है। उनके लिए वो ये है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी टीम में कौन सा खिलाड़ी किस रोल में फिट हो रहा है, उसके हिसाब से उनको वो बैटिंग ऑर्डर दिया जाता है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि वो नंबर 6 के खिलाड़ी को जो तलाश कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की जगह के लिए, तो वेंकटेश अय्यर को भी मौका दिया। जब आपने गेम को पकड़ लिया कि आपने उनको थोड़ा सा आगे प्रमोट कर दिया बैटिंग ऑर्डर में कि जाके थोड़ा सा गेंद को फील ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ जाके रन बना लेंगे, तो एक आप कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस और बढ़ाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे वो टीम बनती है, तो ये सोच अच्छी रही है। राजकुमार सर, सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में कॉल किया गया, कल शाम को वो कानपुर पहुंच गया, और ये खबर खेल नीति के माध्यम से हम कंफर्म भी कर रहे हैं क्योंकि मेरी बात भी हुई है सूर्या से। कैसे आप देखते हैं एक खिलाड़ी जो इंग्लैंड में कॉल किया जाता है, फिर सडनली आप उसको टीम में नहीं रखते, अब फिर अब आप अचानक उसको कॉल कर रहे हैं, अब ये बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप देख रहे हैं, कोई इंजरी है टीम में, आप इस वजह से देख रहे हैं कि उनको कॉल किया गया? नहीं राजीव, बैकअप ही है क्योंकि क्वारंटीन पीरियड भी उन्हें वहां व्यतीत करना होगा। तो अगर कोई प्लेयर अनफिट होता है तो आपको बैकअप जरूर चाहिए और उसको पहले से आप क्वारंटीन हुआ होना चाहिए। तो और सूर्य कुमार यादव एक शानदार खिलाड़ी हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है तो वो थॉरली डिजर्व कर रहे हैं कि उनको इस टेस्ट टीम में भी जगह मिले। और बिल्कुल मेरा मानना है कि वो एक राइट कैंडिडेट है, राइट प्लेयर चुना है सेलेक्टर्स ने। एक रिप्लेसमेंट भी अगर किसी की है मिडिल ऑर्डर में अगर चाहिए तो वो सूर्य कुमार यादव उसके लिए राइट खिलाड़ी हैं। हरजैन का एक सवाल निखिल भाई आपके लिए कि इंडिया को आपको नहीं लगता एक फिनिशर ग्रूम करना चाहिए? जो 18 मैचेस हैं आपके पास वर्ल्ड कप से पहले, खास तौर से श्रेयस अय्यर हो या शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी है, जिनको आप 5 या 6 नंबर पे ग्रूम करें फिनिशर के तौर पे। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ हरजन साहब, और यही दिक्कत रही है भारतीय टीम की कि अगर टॉप 3 बल्लेबाज रन नहीं बनाते तो आपके पास मध्यक्रम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो मुकाबले खत्म कर दे। शाहरुख खान में वो प्रतिभा नजर आई, जिस तरीके से कल उन्होंने बैटिंग की, जिस स्थिति में आके उन्होंने बैटिंग की, जिस कामनेस से इंतजार किया कि मेरे पाले में जब गेंद आएगी तो बाहर मार सकता हूँ। तो ऐसे
पावर हिटर बहुत कम है भारत में। जरूर शाहरुख खान को ग्रूम करने को देखिए, वेंकटेश अय्यर को इसीलिए भारतीय टीम में 6 नंबर पे खिलाने की कोशिश चल रही है कि किस तरीके से आप उनको ग्रूम करते हैं, और एक छठे गेंदबाज के विकल्प में भी आप उनको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े किसी फ्रंटलाइन बॉलर का एक दिन खराब जाता है तो 2 ओवर वो आपको डाल के दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर को आप कुछ मौके देंगे, बट ये 18 मुकाबलों में मुझे लगता है कि शाहरुख खान की भी बारी आ जाएगी और वेंकटेश अय्यर की तो खैर अभी बारी आई हुई है। श्रेयस अय्यर मुझे नहीं लगता कि वो 6 नंबर पे आके बैटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि ये वेंकटेश अय्यर रहेंगे, शाहरुख खान और कोई और अगर युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको भी एक चांस मिल सकता है। क्या पता हार्दिक पांड्या भी वापस फिट होके आ सकते हैं। राजकुमार सर, सवाल आपके लिए है कि दिल्ली और मुंबई की टीमें क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट में फेल हो रही हैं इन दिनों, जिनका एक तरह से वर्चस्व देखा है हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में? राजीव देखिए, अच्छी बात है या खराब बात है कि हमारे 3-4 प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो गए होते हैं, वो भारतीय टीम में खेल रहे होते हैं, तो वो आज देश के लिए सर्व कर रहे होते हैं। और ये खुशी की बात है कि दिल्ली से 4 प्लेयर इस समय भी मेरे लिए तो दुख की बात है कि इंडियन टीम में जो नहीं होते हैं वो घर बैठे होते हैं। तो आप उस पॉइंट को क्यों नहीं उठाते हैं कि घर बैठ के आप क्या कर रहे हैं? सैयद मुश्ताक अली क्यों नहीं खेलते जाके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इनका फिक्चर्स देखें राजीव, तो एंड ऑफ द डे आप भी कहेंगे नहीं यार, ये वाकई में निशांत शर्मा ने आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला है मुझे बताइए? 3-3 महीने 4-4 महीने तक घर बैठे हुए हैं आप। ये एक गलत आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं। निशांत कानपुर में इंडियन टीम के साथ, अरे तो अभी है ना, और अभी वो इतना टाइम बाय बबल में तो थे ही, नहीं खेल रहे थे। लेकिन राजीव, बाय बबल में रहना बहुत डिफिकल्ट चीज है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आप एक तरह से अपना कंसंट्रेशन, अपना मेंटल पीस खो देते हैं जब आप बाय बबल में इतने लंबे समय तक रहते हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं यार, वाकई में ये लोग भी इंसान हैं, जो शायद हमने इन्हें मानने से मना कर दिया है। राजू भाई, गलत जवाब। आपको बोलना था मैं आया हूँ, मेरे को 2 साल तो दो, देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। लेकिन निखिल भाई, आप थोड़े चौंके नहीं है सूर्य कुमार यादव को सडनली स्क्वाड के साथ शामिल किया गया? राजीव भाई, मेरे लिए तो वो खिलाड़ी पहले से स्क्वाड में होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि आपने खिलाड़ी को इंग्लैंड बुलाया श्रीलंका से कि टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद जब पहले उनका नाम नहीं रहता तो मुझे ये सब चीजों में ना थोड़ा सा दुख रहता है। जिस तरीके से आपने पहले युजवेंद्र चहल को टीम में नहीं रखा था वर्ल्ड कप की, राहुल चहर को खिलाया। राहुल चहर जब टीम में थे उनको एक मौका दे के आपने उनको बाहर कर दिया और फिर युजवेंद्र चहल को ले आए। तो वो ये अनसर्टेनिटी ना हो तो वो कहीं ज्यादा बेहतर एक चीज रहती है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम ना फिर बड़ा अनसेटल सा रहता है। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपनी सिलेक्शन को आपसे एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो हर खिलाड़ी को पता होगा कि यार मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और मेरे को जब भी मौका मिलेगा मेरे को ठीक से ट्रीट किया जाएगा। मेरे को अगर एक मौका नहीं मिलेगा, मेरे को 5-6 मौके मिलेंगे। तो मैं अपना इंतजार कर रहा हूं, मैं मेंटली अपना तैयार हूं। आप लेकिन जब इतना सारा फेरबदल करते हैं, एक खिलाड़ी को एक मौका दिया, बाहर कर दिया, फिर दूसरा, फिर जब दूसरा भी आता है कि यार 1 ही 2 मुकाबले हैं, तो उस खिलाड़ी में वो उतावलापन आ जाता है। वो नहीं करना। आपने अब एक खिलाड़ी को अगर पिक किया है तो उसको ठीक से चांस दीजिए। जी, तो चलिए, क्वार्टरली रिपोर्ट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की आपने देख ली और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। हालांकि उनको भी इंतजार है अभी कि जब हाफ ईयरली एग्जाम हो और उसके बाद जो एनुअल एग्जाम यानी वर्ल्ड कप आए, तब ये टीम कैसे करती है इस पर बहुत निर्भर करेगा। क्योंकि कंपैरिजन देखिए होंगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं होने चाहिए। हर आदमी की अपनी एक स्टाइल है लीड करने की टीम को, और रोहित शर्मा अपनी स्टाइल में टीम को आगे ले जा रहे हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं खेल नीति के तरफ से। तो चलिए जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, we need some conversation with Siddharth Anand Kumar, VP and producer at UD Films. They talk about the impact of Saregama's independent production studio on Indian filmmaking.
On the first episode of Raw and Organic, host Kunal Rajput is joined by actor Rohit Saraf. They talk about the stereotypes of fitness in movies, his idea of movement, how challenging it is to physically change for roles, and if given a chance to plan his own workout, what would it be? On Paisa Vaisa, Anupam Gupta is joined by Prashant Sawant, co-founder at Catalyst Wealth. They discuss the various mistakes people make in stock trading. On All Things Policy, Aditya Ramanathan and Suyash Desai discuss China's nuclear strategy and military modernization. And on Say No to Drama, Chetna decodes the drama around being addicted to scrolling on Instagram and how to quit that. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार